इंसेन इंजीनियर्स, सो दिस इज़ आवर फर्स्ट नेस्ट जेएस वीडियो। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि नेस्ट जेएस क्या है और हम कहाँ पे नेस्ट जेएस यूज़ कर सकते हैं। तो ये नेस्ट जेएस की डॉक्यूमेंटेशन है, मैं इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ूंगा, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं बनाऊंगा। लेकिन नेस्ट जेएस की ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही अच्छी है। अगर आप बिगिनर हो और अगर आपको शुरू से शुरू करना है और आपको एकदम स्क्रैच से सीखना है तो नेस्ट जेएस की डॉक्यूमेंटेशन से भी आप पढ़ सकते हो, अगर आपको वीडियोस नहीं देखने हैं तो। सो वेल डॉक्यूमेंटेड डॉक्यूमेंटेशन है। सो नेस्ट जेएस क्या है? तो नेस्ट जेएस एक फ्रेमवर्क है नोड जेएस का। नोड जेएस क्या है? नोड जेएस जो है वो सर्वर साइड एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ होता है, जो कि जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। तो ऑन टॉप ऑफ नोड जेएस हमारे पास है नेस्ट जेएस। सो नोड जेएस में क्या है कि हम सर्वर बना सकते हैं, हम एपीआई बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोई प्रॉपर मेथड या रेस्ट्रिक्टेड मेथड नहीं है कि हमको किस वे में एपीआई बनानी चाहिए। हमको जैसे मर्जी चाहे हम वैसे एपीआई बना सकते हैं। लेकिन नेस्ट जेएस में क्या है कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो किया हुआ है कि अगर आपको एपीआई बनानी है तो इसी स्ट्रक्चर से फॉलो होनी चाहिए, यही स्ट्रक्चर फॉलो होना चाहिए। तो इसका फ़ायदा किया हुआ, मतलब अगर अनस्ट्रक्चर्ड है तो वो तो ज़्यादा अच्छा ना कि हमको जो मर्जी कर वो जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम लार्ज स्केल एप्लीकेशन की बात करें, जब हम बिग प्रोजेक्ट की बात करें, तो उसमें अगर कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर सब लोग फॉलो करेंगे तो ही एट द एंड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट जनरेट होगा। सो एक दूसरे डेवलपर को समझ आए इस तरह का कोड अगर हमको लिखना है तो नोड जेएस में एक ही कोड को लिखने के 2-3 अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, 2-3 अलग अलग वेज हो सकते हैं। लेकिन नेस्ट जेएस में सब चीज़ रिस्ट्रिक्टेड की हुई है कि अगर आपको एपीआई बनानी है तो इसी तरह से आप बना सकते हैं और कोई दूसरा तरीका नहीं है। सो इसीलिए लोग नेस्ट जेएस यूज़ कर सकते हैं। सो ये क्या करते हैं कि हमको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है एंड ये टाइपस्क्रिप्ट भी यूज़ करता है। तो बहुत सारे ओओपी कॉन्सेप्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग हम यूज़ कर सकते हैं। एंड जो नेस्ट जेएस है वो अंडर द हुड एक्सप्रेस इन द फास्टिफाई, ये दो फ्रेमवर्क एज अ सपोर्ट भी करता है एज अ लो लेवल फ्रेमवर्क्स। सो नेस्ट जेएस इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले तो आप में आपके पीसी के अंदर npm इन द नोड होना चाहिए, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से। उसके बाद सिर्फ ये कमांड आपको टाइप करना है टू इंस्टॉल द नेस्ट CLI एंड देन to create a new project you can use nest new. So let's jump into the VS Code and start our new project. So here is my VS Code. I pull up my terminal. So I'll write the command nest new and I'll give my application name as a first project or hello world project, hello world. So it will ask me which package manager would you like to use. सो देर आर 3 ऑप्शंस। सो हम ये 3 में से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो लेट मी चूज़ npm। सो ये आपको पूरा का पूरा बॉयलर पेड कोड जनरेट करके देगा। अगर आपको ये कोड टेस्ट करना है तो आपको सिर्फ एक कमांड है npm रन स्टार्ट या npm रन स्टार्ट dev, ये यूज़ करना होगा। सो थोड़ा वेट करते हैं ये हो जाए, तब तक दूसरे फीचर देखते हैं कि नेस्ट जेएस में और कौन से फीचर्स है। सो नेस्ट जेएस के अंदर आप कंट्रोलर सेट कर सकते हो। कंट्रोलर मतलब क्या? कंट्रोलर मतलब एक तरह से आपका हैंडलर हुआ। जैसे नोड जेएस के अंदर हम app.use यूज़ करते हैं, app.use टू रीडायरेक्ट यूज़र टू डिफरेंट पाथ। सो उसी तरह हम यहाँ पे कंट्रोलर यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल कंट्रोलर होगा यूज़र के लिए, यूज़र कंट्रोलर, उसके अंदर फिर डिफरेंट एंड पॉइंट्स हो गए, गेट यूज़र, पोस्ट यूज़र, फाइंड ऑल यूज़र, इस तरह से। ये हुआ नहीं हुआ। सो इसी तरह से हमारे पास प्रोवाइडर्स भी है। प्रोवाइडर्स मतलब क्या है? सो कंट्रोलर है वो सिर्फ हमको एंड पॉइंट प्रोवाइड करता है। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कोई इशू नहीं है, सिर्फ सुनते जाओ, एक दिन सब समझ आएगा, मतलब 1-2 दिन में नेक्स्ट फ्यू वीडियोस में। सो कंट्रोलर जो है हमको पाथ प्रोवाइड करता है। तो पाथ जब हिट हो, उस पाथ पे कोई जाए तो कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए वो हम डिफ़ाइन करते हैं प्रोवाइडर के अंदर। फिर जो मॉड्यूल है वो कंट्रोलर और प्रोवाइडर दोनों को इनकैप्सुलेट करता है।
जो मिडलवेयर है वो यूज़ होता है हमारे नोड जेएस में भी जो मिडलवेयर का काम है वही काम है यहाँ पे भी। सो जब भी कोई रिक्वेस्ट आए तो या फिर जब भी कोई रिस्पॉन्स जाए, अगर हमको उसको इंटरसेप्ट करना है तो हम मिडलवेयर यूज़ कर सकते हैं। मिडलवेयर या टू हैव एक्सेस ऑन द रिक्वेस्ट एंड द रिस्पॉन्स। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा डायग्राम भी था, लॉग रॉकेट नेस्ट जेएस डायग्राम, so it will make things more clear. Internet is a bit slow today. यस दिस वन। सो ये डायग्राम अगर आप देखोगे, ओके, सो मैंने मिडलवेयर बोल दिया था, मिडलवेयर नहीं इंटरसेप्टर। हाँ, मतलब मिडलवेयर का काम होता है कि जो रिक्वेस्ट आए उसको इंटरसेप्ट करना, लेकिन अगर हमको रिस्पॉन्स को भी चाहिए कि रिस्पॉन्स जब क्लाइंट तक पहुँचे उसके पहले मुझको उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो तब हम यूज़ कर सकते हैं इंटरसेप्टर। सो इंटरसेप्टर और मिडलवेयर में यही डिफरेंस है कि मिडलवेयर जो है वो किसी भी रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करता है, लेकिन जो इंटरसेप्टर है वो रिक्वेस्ट को और रिस्पॉन्स दोनों को इंटरसेप्ट करता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन मिडलवेयर एंड द इंटरसेप्टर। हम देखेंगे ये सारी चीज़ें, पाइप्स एंड एवरीथिंग। देयर इज़ अ लॉट टू लर्न। अगर यहाँ तक आप सीख गए तो उसके बाद शायद आप बोल सकते हो कि नेस्ट जेएस बेसिक आता है। हम ये सब कवर करने वाले हैं, डेटाबेस, सिक्योरिटी, ग्राफक्यूएल, एवरीथिंग। आई विल वेट फॉर दिस। It's taking a bit long time, so let me create another video for this one. So see you guys in the next video. So in the next video we will demonstrate the basic structure of the nest.js। हम देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर nest.js का कैसा होता है, एंड उसके अंदर अगर हमको कंट्रोलर क्रिएट करना है, प्रोडक्ट क्रिएट करना है तो वो कैसे काम करते हैं, एवरीथिंग। थैंक यू।